हेलो एवरीवन। कई बार अगर ऑटिज्म की आप रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि बच्चा शायद माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट ऑटिज्म है या सीवियर ऑटिज्म है। एज अ पेरेंट और एज अ प्रोफेशनल हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में आपको डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, थेरेप्यूटिक लेवल पे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और प्रैक्टिकली एज अ पेरेंट अगर आपका बच्चा माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर लेवल के ऑटिज्म से जूझ रहा है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो हाय, आई एम डॉक्टर आर एस बग्गा। बने रहिए इस वीडियो में, मैं कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा लेवल्स ऑफ ऑटिज्म। देखिए, मैं यहाँ पे जनरल ऑटिज्म की डेफिनेशन की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा ऐसे 6 चीजें जिससे कि एक नॉर्मल ऑटिस्टिक बच्चा सफर करता है। जिसमें सबसे पहली चीज आती है सेंसरी, दूसरी आती है स्पीच, तीसरी आती है सोशलाइजेशन, चौथी आती है इंडिपेंडेंस, पांचवी आती है बिहेवियर, और छठी आती है उसका इंटेलिजेंस लेवल। तो किसी भी तरीके का ऑटिज्म हो, ये 6 चीजें हैं जिसमें कि डेफिनेटली बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है। जब हम माइल्ड ऑटिज्म की बात करते हैं तो उनमें बेसिकली जो सेंसरी इश्यूज होते हैं होते तो डेफिनेटली हैं, मगर वो इतने ज्यादा सीवियर लेवल पे नहीं होते कि जहाँ पे उनको डे टू डे लाइफ में दिक्कत हो। कहने का मतलब है कि सपोजिटली अगर मैं एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को समझाऊं कि अगर बच्चा विजुअल स्टिम कर रहा है और सपोजिटली किसी ने उसको आवाज दी, तो वो फटाफट उसकी तरफ देखेगा और शायद उसको रिप्लाई भी दे दे। अगर वो स्टिमिंग कर रहा है बट स्टिल वो हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट है और हमें वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, इतने इसी तरीके के बेसिकली सेंसरी इश्यूज होते हैं माइल्ड ऑटिज्म में। और अगर बात की जाए स्पीच, डेफिनेटली स्पीच में भी लैग होता है। जो दो मेजर स्पीच में लैग दिखते हैं वो दिखता है कि जब वो बोलते हैं तो शायद उनकी स्पीड या फ्लुएंसी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, और सेकेंडली जब वो बोलते हैं तो शायद उनका आई कांटेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता है। और जो थर्ड चीज बेसिकली उनमें डिफरेंशिएट होती है वो है सोशलाइजेशन ना। ऐसे बच्चे डेफिनेटली खुद जाके तो मिंगल अप बच्चों के साथ नहीं होंगे, मगर अगर स्कूल में कोई टीचर या कोई एजुकेटर उन बच्चों को ट्राई करता है कि सर्कल टाइम में दूसरे बच्चों के साथ बिठाया जाए, तो इतना स्ट्रगल नहीं होता। वो बच्चे बैठ जाते हैं, पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं। हाँ, मगर ये कहना कि वो सबको फ्रेंड्स बनाते हैं, ऐसा नहीं है। उनके सिलेक्टिव एक या दो ही फ्रेंड्स होते हैं। वो शायद बात भी उन बच्चों के साथ कम करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो इतने ओपन नहीं होते जो कि बाकी बच्चे होते हैं। बात की जाए इंटेलिजेंस में तो माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनको सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली दिया जाता है। बट कहने का मतलब ये है कि उनका जो सपोर्ट सिस्टम है होता है वो विद इन अ क्लास होता है, जहाँ पे एक शेडो टीचर या मे बी जिसे हम स्पेशल एजुकेटर्स कहते हैं वो क्लास में ही रहते हैं। वो बच्चे क्लास का करिकुलम ही फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं लिटिल बिट ऑफ उनको मॉडिफिकेशंस चाहिए होती है, जैसे कि अगर वो बोर्ड से कॉपी नहीं कर पा रहे तो किसी ना किसी को हेल्प करना पड़ता है। कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे तो शायद एजुकेटर को आके उनको हेल्प करनी पड़ती है। बट मोर और लेस ऐसे बच्चे जो क्लास के करिकुलम है उनको आराम से फॉलो करते हैं और अपने एकेडमिक स्किल्स में भी बहुत अच्छा करते हैं। बात की जाए हमारे नेक्स्ट जो कि बिहेवियर्स हैं, वेल डेफिनेटली ऑटिज्म है तो बिहेवियर्स में कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी। बट जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि सर बिहेवियर्स तो है, स्टबर्न तो है, अगर कहीं अटक गया तो बस अटक गया, अगर मेल्टडाउन्स आ गए तो आ गए। बट इतने सालों में जब हमने बच्चों के साथ काम किया है तो एटलीस्ट हमें टैकल करना आ गया है, और उसको हम इजीली डाइवर्ट कर देते हैं ताकि उसके मेल्टडाउन या बिहेवियर्स ना आए। अब इंडिपेंडेंस लेवल की बात की जाए तो ऐसे बच्चे नियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बेसिकली जब मैं बात करता हूँ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की, जहाँ पे खुद कपड़े पहने, खुद अपने आप को प्रिपेयर करना है, सेल्फ हाइजीन करना है, बैक पैक करना है, वहां तक उनकी इंडिपेंडेंस इजीली पहुंच जाती है। और अगर हाई लेवल ऑफ ऑटिज्म होता है तो डेफिनेटली उसमें बच्चे कुछ ना कुछ प्रोफेशनली भी कर ले। चलिए अब हम बात करते हैं मॉडरेट ऑटिज्म की, और हम वही 6 एस्पेक्ट्स को लेके बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सेंसरी एस्पेक्ट को लेके। यहाँ पे सेंसरी इश्यूज डेफिनेटली बच्चे को दिक्कत करते हैं, मगर अच्छी बात ये है कि जब हम लोग यहाँ पे थेरेपीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर हम उन सेंसरी इश्यूज को अच्छे तरीके से टैकल करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा वापस हमारे वर्ल्ड में आ जाता है। सेंसरी इशू से डेफिनेटली छुटकारा तो नहीं मिलता, मगर कहीं ना कहीं एडेप्टेशन
एज वेल एज एक्सेप्टेंस के साथ हम उनकी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो अगर बच्चा स्कूल जा रहा है और वो ऑडिटरी सेंसिटिव है, तो स्कूल की परमिशन के साथ हम हेडफोन्स यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर उसको टेक्टाइल की कोई प्रॉब्लम है या पोस्चरल प्रॉब्लम है, तो एनवायरनमेंट में चेंज करके हम उसकी लाइफ को ईज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं स्पीच में बात करूं, तो डेफिनेटली स्पीच भी अच्छी खासी हैम्पर होती है, मगर यहाँ पे सबसे पहले गोल या सबसे इंपॉर्टेंट गोल स्पीच थेरेपिस्ट का होता है कि वो किसी तरीके से बच्चे को WH फैमिली वाले वर्ड्स के साथ कनेक्ट करे, उसके इम्प्रूव करे, तो एटलीस्ट बच्चा एक्सप्रेसिव हो सकता है, अपने आप को समझा सकता है, अपनी नीड्स को बता सकता है। और सोशलाइजेशन की बात की जाए, तो यहाँ पे हो सकता है स्कूल में स्पेशल एजुकेटर्स को या इनफैक्ट घर में पेरेंट्स को जब पार्टीज में लेके जा रहे हैं, तो उनको थोड़ी बड़ी दिक्कत हो एडजस्टमेंट में, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने सेंसरी इश्यूज के साथ बोला था कि अडेप्ट कर लेते हैं बच्चे, अडेप्टेशन के साथ वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन पीयर ग्रुप इंटरेक्शन अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो होते अपने में है, लेकिन अगर हम उनको सर्कल टाइम में बिठा रहे हैं तो एटलीस्ट वो बैठ सकते हैं। यहाँ पे अगेन मैं एक चीज बताऊंगा कि वी हैव टू रिस्पेक्ट द सेंसरी इश्यूज। अगर बच्चा सर्कल टाइम में बैठ रहा है लेकिन वो ऑडिटरी सेंसिटिव है, और अगर कोई बच्चा उसके कानों में आगे चीख रहा है, तो शायद यहाँ पे मेल्टडाउन सिखा सकता है। तो सेंसरी सिस्टम्स को समझते हुए हो सकता है कि अगर हम बच्चे को सर्कल में बिठाएं लेकिन 2 स्टेप्स पीछे की तरफ बिठाएं, तो वो कन्वीनियंटली बैठ सकता है और वो कहीं ना कहीं सोशली एक्सेप्ट होके सोशली काम कर सकता है। अब इंटेलिजेंस की बात की जाए, तो यहाँ पे अगेन इतना ज्यादा कॉग्निटिव स्ट्रांग नहीं होता। यहाँ पे यूजली बच्चों को दिया जाता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, जहाँ पे IEP से भी हम लोग इसको जानते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, 10 पेज की कोई स्टोरी है, तो जो उनके एजुकेटर्स हैं उस स्टोरी को शॉर्ट करके 3 पेज की करते हैं। और अगर उनको लगता है कि बच्चा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में आंसर नहीं कर सकता, तो मल्टीपल क्वेश्चन दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइसेस दी जाती हैं, जहाँ पे बच्चे को सिर्फ टिक ही करना होता है। इनफैक्ट कई बार तो जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो पेरेंट्स को पहले दे दिए जाते हैं कि इतने में ही हम पूछेंगे बच्चे को, आप इतना ही प्रिपेयर करवाएं। और यहाँ पे एक्चुअली CBSE ने भी और कई एजुकेशन बोर्ड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। कई बार अगर बच्चे जो नहीं लिख पाते उनको राइटर्स भी दिए जाते हैं। अब बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे बिहेवियर को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल पेरेंट्स के लिए हो जाता है, थोड़े से फ्रस्ट्रेटिव वो हो जाते हैं। यहाँ पे विजुअल कार्ड्स, स्केड्यूलिंग एंड टाइम टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर बचपन में ही जो हमारे मॉडरेट ऑटिज्म है उनके साथ विजुअल स्टार्ट कर देते हैं, तो आगे जाके उनके बिहेवियर्स बहुत रिड्यूस होते हैं और पेरेंट्स की लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और बात की जाए इंडिपेंडेंस की, वेल कहीं ना कहीं उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए हमें एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज करने पड़ते हैं, उनके स्टाइल को बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो सपोजिटली अगर बच्चा छोटे बटन्स नहीं लगा पा रहा, तो हम मॉडिफाई करके उनकी शर्ट्स ऐसे बनाते हैं जिसमें कि बड़े बटन्स हो। इसी तरीके से अगर बच्चा लेसिंग नहीं कर पा रहा, तो हम उसको वेलक्रो शूज देते हैं। बट कहीं ना कहीं यही मेन गोल होता है कि बच्चे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाए। और अगर हम अब बात करें सीवियर ऑटिज्म की, वेल ये एक स्ट्रगल डेफिनेटली होता है। अगर मैं 6 एस्पेक्ट्स की बात करूं, जिसमें सबसे पहले मैं सेंसरी की बात करूं, यहाँ पे सेंसरी स्ट्रगल बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है, या वो बहुत ज़्यादा हाइपो या हाइपर स्टेट में होते हैं, और उनका ऑक्यूपेशनल थेरेपी या किसी भी तरीके की थेरेपीज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा इतनी जल्दी स्कूल जाके अडेप्ट करेगा। और मैं पेरेंट्स को यहाँ पे बताना चाहूँगा, वी हैव टू रिस्पेक्ट द किड। अगर आपको लगता है कि स्कूल जाते हुए हम सिर्फ अपने आप को खुश कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। बच्चा शुड बी रेडी टू गो टू द स्कूल। अब यहाँ पे मैं बात करूँ अगर स्पीच की, यस इट्स डेफिनेटली अ बिग 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 हैपर, बिकॉज यूजली इस लेवल पे बच्चे नॉन वर्बल होते हैं। तो मैं पहले से ही बताना चाहूंगा पेरेंट्स को कि आप साइन लैंग्वेज एंड विजुअल कार्ड्स का ढेर सारा यूज करिए, जल्द से जल्द यूज करना स्टार्ट करिए, ताकि जितना जल्दी आप उसको स्टार्ट करेंगे, इन सब चीज़ों को लर्न करने में बच्चों को कई साल लग जाते हैं, और प्रैक्टिस के साथ ही
वो हो सकता है नॉन वर्बल हो, लेकिन अपने आप को किसी ना किसी तरीके से अपनी नीड्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। बात की जाए सोशलाइजेशन, अगेन ये बहुत 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 बड़ा स्ट्रगल होता है सोशलाइजेशन। ऐसे बच्चे शायद क्राउड में लेके जाते तो एंशियस हो सकते हैं, या फिर ओवरवेल्म होके यहाँ वहाँ भागने लग सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो किसी के पास नहीं आना चाहते। कोई अगर उनको गोद में उठाए तो वो बिल्कुल अवॉइड करेंगे, और कई तरीके के सोशल और एडजस्टमेंट पे उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो सोशलाइजेशन एक बिग टाइम प्रॉब्लम होती है। फोर्सफुली अगर हम बच्चे को सोशलाइज करने का ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली हमें मेल्टडाउन्स ही मिलेंगे। बात की जाए इंटेलिजेंस में, वेल यहाँ पे कई पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मैचअप कर जाएंगे, बिकॉज विजुअली लर्नर बहुत अच्छे होते हैं। वो अल्फाबेट्स, कलर, शेप्स को आइडेंटिफाई करना, या मे बी कई हद तक आप उनको लिखवा भी सकते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझना शायद उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे कॉग्निटिव गोल बेसिकली प्रैक्टिकल गोल्स होते हैं, जहाँ पे उनको बेसिक नंबर्स, अल्फाबेट्स बताए जाएं, साइट वर्ड्स सिखाए जाएं, ताकि वो चीज़ें बच्चे के प्रैक्टिकल यूज में आए, इंस्टेड ऑफ गोइंग कि हम उनको ये एक्सपेक्ट करें कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई में वो आगे जा सकते हैं। बिहेवियर एस्पेक्ट, जो कि अगेन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे बच्चे डेफिनेटली स्टबर्न हो सकते हैं, मेल्ट डाउन हो सकते हैं, लॉस्ट हो सकते हैं, उनका पेन सेंसेशन ऐसा होगा कि उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा, रिस्क टेकिंग हो सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं, किसी एक पेरेंट्स को या केयर गिवर को बच्चे के अराउंड रहना ही पड़ता है सेफ्टी पर्पस के लिए। और अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंस की, तो अगेन इंडिपेंडेंस यहाँ पे कई साल लग जाते हैं। कहीं पे अगर उनका प्रोप्रियोसेप्टिव बहुत ज़्यादा पुअर है, उनकी मसल टोन पुअर है, पोस्चुरल स्टेबिलिटी नहीं है, तो थेरेपिस्ट को कई साल तक ये सब चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है। मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ती है, और एक एक चीज़ लाइक बटनिंग हो गई या फिर फेस वॉश हो गया, सिखाने में कई कई महीने लग जाते हैं। तो बेसिक डिफरेंस आपका, अगर मैं ऑटिज्म में बोलूं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में यही होते हैं। अब सेकंड सवाल ये आता है कि इस वीडियो को बनाने का रीजन क्या था, और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है समझना। आई थिंक इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर आपका बच्चा माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में है, आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए कि बच्चे को किसी ना किसी तरीके से सबसे पहले इंडिपेंडेंट किया जाए। सेकंड, आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए कि बच्चे के बिहेवियर्स जितने कम से कम आए, उतना ही आप लोगों की लाइफ इजी हो जाएगी, और फालतू के बिहेवियर्स क्रिएट मत करिए। थर्ड, हम बच्चे को सेंसरी जितना रिलैक्सेशन दे सकते हैं पहले आप उसको दो, डिपेंडिंग अपॉन उसकी सिवियरिटी क्या है। फोर्थ, ऑब्वियसली फोर्थ ना नहीं बोलूंगा मैं, अगर नंबर्स में बोल रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि एक चीज इंपॉर्टेंट है और दूसरी नहीं। बेसिकली स्पीच इज अगेन वन ऑफ द थिंग्स जो हमें प्राइमरी गोल्स में रखना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत वैल्यू रखेगी, एंड आई रियली वांट कि आप इस वीडियो को शेयर करिए बाकियों के साथ, ताकि जो पेरेंट्स जिनको कंफ्यूज बैठे हैं, जिनको ऑटिज्म के बारे में शायद इतना ज़्यादा नहीं पता, उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।